हाँ जी स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? अच्छे हो? ओके, तो अभी हम कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैं शुरू करने वाला हूँ वाइब्रेशन एंड वेव्स का। उसमें हमने फर्स्ट पार्ट जैसे एसएचएम करा हुआ है और फोर्स ऑसिलेटर करा हुआ है। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, फोर्स, ये ऑलरेडी कंप्लीट है। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। जो बच्चे अभी सेमेस्टर 2 में हुए हैं उनका वाइब्रेशन वेव का जो पेपर है उसके फर्स्ट 3 यूनिट्स, आई थिंक, हाँ 3 यूनिट्स बनते हैं या शायद 2 बनते हैं। वो 3 यूनिट्स आपके ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड करे हुए हैं, मेरे चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हो। थर्ड यूनिट फोर्स ऑसिलेटर है, उसमें थोड़ा सा टॉपिक एक और है कपल्ड ऑसिलेटर, मैं वहाँ से स्टार्ट करूँगा इसके बाद। और फिर हम वेव्स करेंगे, वेव मोशन या वेव्स इन ए मीडियम, मैकेनिकल वेव्स भी बोल सकते हैं। उसमें हम वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग, वेव्स इन मीडियम लाइक साउंड वेव्स, ये सब चीज़ें करने वाले हैं। इसको जल्दी फिनिश करेंगे हम। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस। तो हमने लास्ट लेक्चर नंबर 7 में क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में सीखा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और बहुत सारे फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए कि अगर आपने ग्रेडियंट को 2 बार अप्लाई करना है तो कैसे कैसे कर सकते हो, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप लेक्चर नंबर 7 में देख सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रोडक्ट रूल्स हैं, सम रूल्स हैं, वो कैसे ग्रेडियंट्स के साथ आपने यूज़ करने हैं। तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बहुत काम आएंगे तुम लोगों के, तो इसलिए इसको रिवाइज करना लेक्चर नंबर 7 को। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बढ़िया चीज़ आप समझने वाले हो। एक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स, जो हर जगह लगेगी, हर किसी ग्रेडियंट के लिए वैलिड होगी। उसके बाद हम आज के लेक्चर में थोड़ा सा इंटेग्रल कैलकुलस भी स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको लाइन इंटेग्रल के बारे में बताऊंगा, किसी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटेग्रल कैसे कैलकुलेट करना है और क्लोज लाइन इंटेग्रल कैसे कैलकुलेट करना है। फिर हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्सेस की या कंजर्वेटिव फील्ड्स की। सो कंजर्वेटिव फील्ड्स के अंदर क्या होता है, उसमें हमारे पास ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट वैलिड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जांपल्स इसको समझेंगे। बेसिकली ये जो वेक्टर अलजेब्रा और कैलकुलस है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में बहुत यूज होता है, तो उससे रिलेट करके आपने इसको समझना है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चे, इसको करने से पहले आपको एक और थ्योरम समझनी है जो ऑलरेडी आप कर चुके हो, वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये बोलता है कि मान लो आपके पास कोई फंक्शन है, फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल एक्स, एफ ऑफ एक्स, और इधर हमारे पास वेरिएबल चल रहा है एक्स, और ये इस फंक्शन की मान ले फॉर्म है। अगर आपने इस फंक्शन का चेंज कैलकुलेट करना है, स्मॉल चेंज इन फंक्शन, स्मॉल चेंज इन एफ ऑफ एक्स, उसको हम कैसे लिखते हैं, डी एफ। ठीक है, कब? व्हेन वी मूव फ्रॉम सम एक्स टू एक्स प्लस डी एक्स। तो यहां पे जैसे मान लो कहीं पे वैल्यू एक्स है, थोड़ा सा स्मॉल इंक्रीमेंट दिया मैंने, यहाँ पे वैल्यू x प्लस डी एक्स है, तो यहाँ पे हमारे पास dx आएगा। ठीक है, सो दैट कैन बी रिटन एज df इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या है? दिस इज द स्लोप ऑफ द फंक्शन, एंड यू कैन से इसका नाम है रेट ऑफ चेंज ऑफ x ऑफ f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ x WRTX। ठीक है, और इसके साथ आपको dx से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉल चेंज dx। तो जब आप ये देखते हो तो आपको स्मॉल चेंज इन फंक्शन पता चल जाता है। अब बच्चे हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर मैं इस df को इंटीग्रेट करूं, या मैं ऐसे लिख लेता हूं df बाई dx, इसको इंटीग्रेट करना हमें, इस चीज को, स्मॉल चेंज इन f को हमें इंटीग्रेट करना है। कहां से लेके कहां तक? किसी पॉइंट a से लेके किसी पॉइंट b तक। a और b यहाँ पे क्या होगा, a और b x की वैल्यूज हैं। मान लो a यहाँ पे है और b यहाँ पे है, तो मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब मैं इंटीग्रेट करूंगा, मैं कैसे करता हूँ इंटीग्रेट, हम स्मॉल स्मॉल इंक्रीमेंट्स लेते हैं, हम स्लोप देखते हैं df बाई dx और उसको उससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर और छोटा सा इंक्रीमेंट देखते हैं, फिर और छोटा सा इंक्रीमेंट, और इस तरह से सारे ऐड कर करके हम वहां तक पहुंच जाते हैं। सो एक तो ये तरीका है कि आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स को इस तरह से ऐड करते चले जाओ एंड यू विल गेट दिस थिंग। दूसरा तरीका है, दिस इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट बी माइनस वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ए। जैसे ए पे वैल्यू क्या है, ए पे ये फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ ए। ठीक है ना, जैसे ये हमारे पास ए एक वैल्यू है, हमने फंक्शन में जब ए को पुट करा तो हमें एफ ऑफ ए मिल गया। ऐसे ही बी पे फंक्शन की वैल्यू है, यहाँ पे इसके सामने से पैरेलल लाइन लगाएंगे और ये बनेगी एफ ऑफ बी। तो वो कहता है कि व्हाट इज चेंज इन फंक्शन, चेंज इन फंक्शन इज ये वाला, इसको हम बोलेंगे
एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए. सो द इंटीग्रेशन मतलब सम ऑफ ऑल द चेंजेस in the function is actually equal to the total change in the function from A to B. What is this? This is total change in function. Total change in function from A to B. So ये हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है जो एक फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल के लिए हमें समझ में आनी चाहिए. फिर इसके बाद हम ग्रेडियंट्स की बात करते हैं. तो जैसे आपने ग्रेडियंट वाले लेक्चर में समझा था कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का मैथमेटिकल फंक्शन है फाई जो सिंगल वेरिएबल का नहीं है, जो मोर देन वन वेरिएबल, दो वेरिएबल का हो सकता है, एक्स और वाई का, या तीन वेरिएबल का, एक्स वाई जेड का फंक्शन है इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तो उस केस में हमारे पास ये जो स्मॉल चेंज आता है, स्मॉल चेंज इन फंक्शन, उसको हम ऐसे लिखते हैं. फाई हम लेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो वो हमारे पास बन जाता है डी फाई. डी फाई किसके बराबर था? ग्रेडियंट ऑफ फाई डॉट डी आर. ये जिन बच्चों ने ग्रेडियंट वाला अभी लेक्चर नहीं देखा वो उस लेक्चर को देख सकते हैं. तो ग्रेडियंट वाले लेक्चर में मैंने इसके बारे में समझाया था. यहां से हम यहां कैसे पहुंचते हैं, ग्रेडियंट वाले लेक्चर की स्टार्टिंग पे है ये, ठीक है. तो यहां से अभी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट स्टार्ट होगी जो बिल्कुल सेम ऐसी है. यहां पे सिंगल वेरिएबल के लिए हमने करा, यहां पे हम फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, उसके लिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट लिखेंगे. लेकिन इसका बहुत जबरदस्त फिजिकल सिग्निफिकेंस है. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन v. तो वहां पे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स. तो अभी लिखता हूं मैं, पहले आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस को इस वीडियो को पॉज करके लिख लो ताकि आपको याद आए कि किस तरह से हमने इसको समझा था. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स, और उसके बाद हम उसको वेरीफाई भी करेंगे कि क्या ऐसा होता है. वी विल वेरीफाई ऑल्सो. सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट्स क्या बोलता है कि इफ वी हैव ए फंक्शन, स्केलर फंक्शन फाई ऑफ थ्री वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है, लिखने की जरूरत नहीं है, एंड वी वांट टू फाइंड small change in phi, that is d phi, when we move a point A to B. तो हमें A से B तक जाना है, बट पहले हम क्या करेंगे, लेट्स मूव for a small distance dr1 vector. सो हमने क्या करा, ये हमारे पास ना 3D के अंदर इस तरह से कोई फंक्शन है, एक्स वाई जेड प्लेन है. सो इसके अंदर हमारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है. यहाँ पे कोई फील्ड है, स्केलर फील्ड है. अब बच्चे हमारे पास हमने क्या करना है, यहाँ मान लो कहीं स्पेस में पॉइंट ए है, यहाँ कहीं पॉइंट बी है, और कोई पाथ हमने लिया, इस तरह से कोई भी पाथ हो सकता है. तो हमने क्या करना है, हमने स्मॉल चेंज यहाँ पे डी आर, ये 3D के अंदर है सारा कुछ, आपको ब्लैक बोर्ड के अंदर नजर आ रहा है. तो स्मॉल चेंज डी आर लिया और वहाँ पे कुछ फंक्शन की वैल्यू होगी फाई ऑफ ए. सो वहाँ से हम ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं और छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स को ऐसे ऐड करते चले जा रहे हैं, बिकॉज वी वांट टू फाइंड द टोटल चेंज इन फाई व्हेन वी गो फ्रॉम ए टू बी. सो इन दैट केस अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इतने से एक डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करें, तो हमारे पास ये क्या होता है, स्मॉल चेंज इन फंक्शन डी फाई इज एक्चुअली इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन डॉट dr1. इसको आप स्मॉल चेंज d1 बोल सकते हो. सिमिलरली फिर आप और आगे जाना चाहते हो, फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे dr2. इस तरह से स्मॉल इंक्रीमेंट करके एक ये तरीका है, सारे छोटे छोटे वो चेंजेस कैलकुलेट कर लो और फिर सबको एंड में ऐड कर दो. तो एक ये तरीका है. सिमिलरली फॉर एन एडिशनल इंक्रीमेंट, अगर हम थोड़ा सा और इंक्रीमेंट करें इन आर, तो dr2 हो जाएगा, वी गेट d2 विच इज डेल फाई डॉट dr2. तो इस तरह से हम जाते चलते यहां तक पहुंच जाएंगे बी पॉइंट तक. बट हमें सब टोटल चेंज देखना है, टोटल इनका समेशन होगा, बट इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स वी टेक इंटीग्रेशन व्हेन वी ऐड द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस. सो इन दैट केस देयरफॉर टोटल चेंज है ना, टोटल चेंज अगर आपको लिखना चाहते हो आप
फ्रॉम ए टू बी, तो वो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे हम इस चीज की, बार बार यही चीज कैलकुलेट कर रहे हैं ना और इसको ऐड करते चले जा रहे हैं, ये एक मेथड है। तो हम ये सारी चीजें, सारे टर्म्स उठा के जब इनको ऐड करेंगे तो उसको ऐसे लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ del phi dot dr vector from point A to point B. So this is the thing that we want to calculate. We want to calculate what? The total change. देखो ना, this is a small change in the function for the small displacement dr. When we integrate, we get the total change in the function from A to B. So the theorem says this thing is actually equal to the value of the function at point B minus value of the function at point A. So this is the theorem. This is the fundamental theorem for gradient. मतलब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आप एक तो ये तरीका है छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स में ऐड करते चले जाओ और बी तक पहुंच जाओ, ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लो फाई ए, यहाँ फंक्शन की वैल्यू निकाल लो फाई बी। ये हमें पॉइंट्स गिवन होते हैं, जब आपको मैथमेटिकल फंक्शन गिवन होता है एक्स वाई जेड का, तो पॉइंट भी गिवन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 1 0, यहाँ पे 2 1 3, इस तरह से ना पॉइंट्स गिवन होते हैं स्पेस के अंदर। तो हम जस्ट फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज पुट करके उनको जस्ट जो भी आंसर्स आएंगे उनको माइनस कर देंगे, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी, आपको इंटीग्रेट नहीं करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। लेट अस राइट इट। द इंटीग्रेशन, ये लाइन इंटेग्रल है, इसको ना लाइन इंटेग्रल बोलेंगे, डी आर है। सो लाइन इंटेग्रल ऑफ ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट बन गया, ये लाइन इंटेग्रल है ऑफ ए स्केलर फंक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी is equal to or is same as that of the total change. This is total change, na? Total change in phi from A to B. Doesn't matter आप कौन सा पाथ फॉलो करते हो, यहाँ पॉइंट ए है, यहाँ पॉइंट बी है। अगर मान लो मैं ऐसे आता, इस ब्लैक पाथ से होता हुआ ए से बी तक आता, तब भी सेम आंसर आना था, क्योंकि ये जो आंसर है ये सिर्फ पॉइंट्स की लोकेशन पे डिपेंड करता है। और ऐसे भी अगर मैं इधर से आ जाता, कोई भी पाथ 1 ले लें, पाथ 2 ले लें, पाथ 3 ले लें, किसी भी पाथ के लिए दिस थिंग इज सेम। इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन इज सेम, ठीक है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। अब आप ऐसे करो, पहले इसको लिखो, फिर हम और डिस्कस करते हैं। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमें रिलेट करना है। इसके पहले मैं आपको 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं लिख ही देता हूं कलर चेंज करके, आप भी साथ साथ लिख लो। सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि भाई ये जो ए टू बी डेल फाई डॉट डी आर है ना, ये इंटीग्रेशन इज पाथ इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने आपको बताया, आप कॉपी पे भी लिख लो इसको, पाथ इंडिपेंडेंट, ये ब्लू कलर में जो मैंने पॉइंट लिखा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि थोड़ा ऊपर करके लिखता हूँ, कलर चेंज करके ना, रेड से लिख लेते हैं यहाँ पे कहीं स्पेस ढूंढ के। वो ये है सिंपल सा कि अगर हम क्लोज लाइन इंटेग्रल कर लें, ये पॉइंट 2 है, क्लोज लाइन इंटेग्रल कर दें ग्रेडियंट का, दैट इज ऑलवेज 0। तो हमेशा ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन का क्लोज लाइन इंटेग्रल इज ऑलवेज 0। तो ये दोनों पॉइंट्स आप कॉपी पे नोट करना, यहां तक पहले लिख के फिर नीचे ये दोनों पॉइंट्स नोट करना, फिर हम आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट करेंगे, उसके बाद एक एग्जांपल करवा के इसको वेरीफाई करेंगे कि आंसर जो है वो सिर्फ पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ये उस पर नहीं डिपेंड करेगा कि आप कौन से पाथ से होके जा रहे हो। हम 2 डिफरेंट पाथ से इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे, इंटीग्रेट करके दिखाएंगे अभी आपको। तो यहाँ तक आप पहले करिए। चलिए, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की रिलेशन आपको एग्जाम में भी प्रूव करने के लिए पूछी जाती है। बीएससी 1 में जब आप इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई डेल ऑफ सम स्केलर फंक्शन, मैंने इसको वी बोल दिया, वी से डिनोट कर लो, फाई से कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इलेक्ट्रिक स्केलर पोटेंशियल को ज़्यादातर बुक्स में वी से डिनोट किया जाता है, तो मैं उससे रिलेट करके बता रहा हूँ। सो डेल वी ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन डॉट डी आर वेक्टर is equal to value of the v at point B minus value of the v at point A। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। अब बच्चे आपको ये पता है ना
कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वाई सो? ये हम ऐसे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन होती है, इसको +2 में ऐसे लिखा जाता था, -dV/dr। +2 में सिंपली r का फंक्शन होता था v। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें, पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल होता है kq/r, और अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, -kq/r², ये है dV/dr। अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन से भी मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये kq/r² क्या होता है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। तो एक सिंपल सी एग्जांपल से मैंने आपको इसका मतलब समझाया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी आपके पास हो या कोई भी पोटेंशियल हो, यहाँ पुट कर दो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये +2 में आप बहुत बार आपने करा होगा ऐसे। अब यहाँ पे अगर मैं इसको पुट कर दूँ, डेल वी की जगह -e पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा -e। डेल वी की जगह यहाँ डेल वी था, डेल वी यहाँ से आ रहा है -e के बराबर, माइनस इधर चला जाएगा, सो -e पुट कर दिया मैंने .dr। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड पोटेंशियल, ठीक है। इसका प्रूफ भी आता है, मैं प्रूफ नहीं बता रहा, मैं सिर्फ अभी रिलेट करके बता रहा हूँ, इसको प्रूफ करना बहुत आसान है। तो ये इसका मतलब है, ठीक है। अब ऐसा कहाँ होता है, ये सिर्फ होता है, इट इज़ ट्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने पुट कर दिया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ स्केलर है। अगर कोई भी स्केलर फंक्शन के साथ आप ऐसा कर रहे हो तो इट इज़ ऑलवेज ट्रू। बट इलेक्ट्रिक फील्ड को हर किसी केस में, किसी वेक्टर फील्ड को हर किसी केस में डेल वी नहीं लिखा जा सकता, किसी भी वेक्टर फील्ड को हमेशा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी नहीं लिखा जा सकता, ये एक स्पेशल केस में लिखा जा सकता है। आपको पता होगा कौन सा केस है वो बताओ। ये सिर्फ ट्रू होता है, ये वाली रिलेशन जो मैंने पुट करी थी अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ ट्रू होती है कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। सो कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है जिसमें हम जितना भी वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। फील्ड का नेचर है भाई, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर ये डस्टर है मेरे पास, मैं इसको लिफ्ट करने के लिए ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ, मैंने कुछ वर्क करा है। सो मैंने कितना वर्क करा है, mgh करा है, जितनी हाइट से मैंने इसको रेज किया। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा वापस आ जाएगा। तो जितना भी हम वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। अगर किसी फील्ड के अंदर नेचुरली हो रहा है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ऐसा नेचुरली हो रहा है। दो चार्जेस के केस में भी ऐसा होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, दोनों चिपके पड़े हैं, मैं दोनों को दूर दूर ले गया, मैंने कुछ वर्क किया, जब मैं छोड़ूंगा वापस चले जाएंगे, ये भी कंजर्वेटिव फील्ड है। स्प्रिंग मास सिस्टम, हम स्प्रिंग को ऐसे खींचते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होती है वहाँ पर भी। जितना भी वर्क डन हम करते हैं, वर्क कितना करते हैं वहाँ पे हम, ½ kx², वही पोटेंशियल एनर्जी बनती है। तो जितनी भी इस तरह की फील्ड्स हैं जहाँ पे आपके द्वारा किया गया काम सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाए, उसको बोलते हैं, उस तरह की फोर्स या फील्ड को बोलते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। सिर्फ उस फील्ड के लिए ये वाली रिलेशन ट्रू है। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड अगर आप पुट करोगे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो ये रिलेशन सिर्फ उसी केस में ट्रू है जहाँ पे फोर्सेस कंजर्वेटिव हो। फ्रिक्शन जैसे हम बात करें, फ्रिक्शन इस तरह की फोर्स है जो कंजर्वेटिव नहीं है। फ्रिक्शन के अगेंस्ट हम अगर कोई काम करते हैं तो वो किसी एनर्जी की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, इवन लॉस होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये डस्टर है मेरा, तो इसको मैं टेबल पे अगर मान लो ऐसे मूव करता हूँ, ऐसे तो छोड़ देता हूँ, वहाँ पे वापस थोड़ी चला जाता है। अगर वापस चला जाए आप तो घबरा जाओगे। हम चेयर को मूव करते हैं रूम के अंदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ऐसे मूव करके ले गए उसको, वहाँ पे जाके हमने छोड़ा तो वापस थोड़ी चली जाती है चेयर, क्योंकि हमने फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करा है यहाँ पे। तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट जितना भी काम करा है वो लॉस हो गया, कन्वर्ट हो गया हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी में। सो फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, ये सारी कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। उन सब केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड या वेक्टर फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। उस सारे केसेस में इस तरह से फील्ड और पोटेंशियल में आप ये रिलेशन लिख सकते हो, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको गिवन है किसी भी सिस्टम की, आप उसको इंटीग्रेट कर दो, आपको पोटेंशियल मिल जाएगा, चेंज इन पोटेंशियल। अगर आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए A to B, अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो यहाँ पे पुट कर दो, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। सो ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, इसको नोट कर लो आप, ओके।
अब हम करेंगे वेरिफिकेशन कि जो भाई हमने लिखा है सर इसको प्रूफ करके दिखाओ हमारे सामने, क्या सच में ऐसा होता है कि हमारे पास जो ग्रेडियंट की इंटीग्रेशन होती है लाइन इंटीग्रल, क्या वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे ही डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, और क्लोज्ड पाथ के लिए क्या आंसर 0 आता है? लेट अस सी। सो हमारे पास एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल में हम फंक्शन ले लेते हैं फाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है डेल फाई डॉट डी आर की इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये फंक्शन है हमारे पास। अब ए पॉइंट और बी पॉइंट भी आपको गिवन होंगे फिर। सो हमारा ए पॉइंट हम इजी करेंगे 0 0 0 है, और हमारा बी पॉइंट है 2 1 0। सो ये हमारा है। ठीक है, इसको बना के देखते हैं। ये मान लो, अब देखो ना यहाँ पे z पॉइंट, z कोऑर्डिनेट 0 है, तो हम एक प्लेन के अंदर मूव कर रहे हैं, a 0 0 से b 2 1 तक जा रहे हैं। सो ये हमारा पॉइंट हो गया a 0 0 0 ओरिजिन, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ मान लो 2 है, x की वैल्यूज इधर जा रही हैं, इधर y की जा रही हैं, यहाँ मान लो 1 है, यहाँ मान लो 2 है। तो ये जो 2 1 0 पॉइंट है, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1, वो यहाँ है, यहाँ पे। दिस इज पॉइंट b विच इज 2 1 0। z एक्सिस की तरफ हम गए ही नहीं, हम सिर्फ एक प्लेन के अंदर हैं। सो हमें दो पाथ यहाँ पे लेने हैं, हमें इसको करना है, इस चीज़ को वेरीफाई करना है, बट हम एक इस पाथ के अलॉन्ग करेंगे, ब्लू पाथ के अलॉन्ग। ऐसे ब्लू पाथ इज कंसिस्ट ऑफ 2 मोर पाथ्स 1 and 2, छोटे लेटर्स में लिखा मैंने। सो एक ब्लू पाथ के अलॉन्ग हम ये चीज़ करेंगे, पाथ इंडिपेंडेंट होता है ये। एक हम ये पाथ ले लेंगे रेड पाथ, इसके अलॉन्ग भी करेंगे। सो कैसे करना है, इसमें आप इस जब प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे आप लाइन इंटीग्रल करना भी सीखोगे, वो भी मैं इसके बाद भी करवाऊंगा लाइन इंटीग्रल, बट इसमें भी आपको समझ आ जाएगा लाइन इंटीग्रल कैसे होता है। सो पहले हम करेंगे फॉर पाथ ब्लू पाथ, मैं लिख देता हूँ। तो सॉल्यूशन वेरीफाई करना हमें, ठीक है, हमें क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट और वेरीफाई दैट कि दिस इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट बी माइनस फंक्शन की वैल्यू एट ए। कितनी है फंक्शन की वैल्यू बी पे, बी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? देखो ये फंक्शन है तुम्हारा, इसमें x की जगह 2 पुट करो, y की जगह 1 पुट करो, तो 2 है। इसी फंक्शन में a पॉइंट पुट करना है, a पॉइंट तो 0 0 0 है, 0 0 0 पुट कर दो तो 0 आ गया, 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि इसकी इंटीग्रेशन फॉर दिस पाथ ब्लू पाथ एंड फॉर दिस रेड पाथ इज 2, दोनों केस में आंसर 2 आएगा, ये हमें प्रूव करना है। सो पहले हम ब्लू पाथ के लिए करते हैं, ब्लू पाथ को ब्लू कलर से करेंगे। ऐसे, ठीक है, इसके अलॉन्ग कर रहे हैं। तो पहले हम हॉरिजॉन्टली चलते हैं, तो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस या अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर लेते हैं। हमारे पास डी आर क्या होता है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस डी आर तुम्हारा होगा सिंपली डी एक्स आई कैप। हम स्मॉल चेंज अलॉन्ग एक्स जा रहे हैं और आई कैप डायरेक्शन है, क्योंकि ये हमारा एक्स एक्सिस है, यूनिट वेक्टर आई कैप होता है। इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 0, क्योंकि हम देखो बिल्कुल y तो इधर बढ़ रहा है ना, तो हम इस एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 लिख सकते हैं। सो पहले हमें निकालना है डेल फाई डॉट डी आर। सो डेल फाई डॉट डी आर निकालने के लिए पहले डेल फाई निकाल लेते हैं, डेल फाई निकाल लेते हैं। डेल फाई पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स वाई स्केयर आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एक्स वाई स्केयर जे कैप। हमें z कंपोनेंट नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि z है ही नहीं इसके अंदर, तो उसका आंसर 0 ही आएगा। सो ये बनेगा वाई स्केयर आई कैप। आई होप आपको आता है, अभी ये लेक्चर देखे होंगे पिछले, तो x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, y कांस्टेंट मानना है, वाई स्केयर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y करना है, x बाहर आ जाएगा, तो 2xy जे का। तो ये हमारा डेल फाई है। नाउ डेल फाई डॉट डी आर, इसको 1 बोल देता हूँ, डी आर 1। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो आई डॉट आई 1 होगा, तो आंसर विल बी वाई स्केयर डी एक्स एट वाई इक्वल टू 0। देखो ना इस पाथ के लिए y 0 है, यहाँ पुट कर देना है, तो आंसर आ जाएगा 0। सो पहले तो 0 आ गया, मतलब अगर मैं डी आर 1 के अलॉन्ग अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, इसको मैं ना 1 लिख देता हूँ नीचे, ये वाला 1, ठीक है, ये वाला 1 डी आर 1 के अलॉन्ग, तो ये हमारा आंसर 0 आएगा क्योंकि ये 0 आ गया। तो एक चीज़ हमें मिल गई। अब हम वर्टिकल चलेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, अभी ब्लू पाथ ही चल रहा है।
ध्यान से समझी जाओ, ये बहुत फंडामेंटल्स हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तभी आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास डी वाई जे कैप होता है, डी आर वेक्टर डी वाई जे कैप होता है। अब इसके लिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ x की वैल्यू कितनी है, x ऐसे बढ़ रहा था, यहाँ x की वैल्यू 2 है, तो इसके लिए क्वेश्चन बनेगी x इज इक्वल टू 2। और हमें डेल फाई तो है ही है मेरे पास, अब फिर से डेल फाई ये तो है ही है, तो हमें क्या करना है, डी आर टू, डेल फाई डॉट डी आर टू करना है। सो जब आप इस चीज़ का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो आई डॉट जे 0 आएगा बट जे डॉट जे 1 आएगा, तो वो बनेगा 2xy और साथ में क्या आएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे करा है, dy। यहाँ x की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं तो बन गया 4y dy। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सो यहाँ से आ जाओ यहाँ पे, सो इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई डॉट डी आर टू फॉर दिस पाथ, है ना, तो दिस इज फ्रॉम 0 to 1, है ना, लिमिट्स देखो 0 to 1, हम y की लिमिट्स की बात कर रहे हैं अभी, यहाँ y की वैल्यू 0 है, यहाँ y की वैल्यू देखो कोऑर्डिनेट 1 हो चुकी है, तो ये जब करेंगे तो ये आएगा 4y² 2, यहाँ आ गया 2, आंसर इज 2। ठीक है ना, जब आप लिमिट्स 2y² लिख लेता हूँ पहले, थोड़ा कर देते हैं, लिमिट्स 0 to 1, तो आंसर इज 2 ओनली। सो अब ये दोनों चीज़ें ऐड हो गई, 0 + 2 2 आएगा, मतलब इस पाथ के अलॉन्ग मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डेल फाई डॉट डी आर फॉर ब्लू पाथ इज 2। ठीक है, ये 2 हम कर चुके हैं। देखो देख लो ध्यान से, लाइन इंटीग्रल कैसे करने हैं थोड़ा समझ लो। हमने क्या करना है, बेसिकली हमने डी आर वेक्टर लिखना है जो यहाँ पे चाहिए। अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो सिंपली बनेगा डी एक्स आई कैप, ऐसे चल रहे हैं तो सिंपली बनेगा डी वाई जे कैप। अगर हम ऐसे चल रहे हैं टेढ़ा प्लेन के अंदर तो डी आर वेक्टर क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, दोनों डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। चलो, तो वो डी आर वेक्टर होता है हमारा। उसके बाद हमने डेल फाई तो ईजी है, आपने कैलकुलेट कर लिया, ये आता है आपको करना। उसके बाद आपने ये डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करा, अब उसमें वाई वेरिएबल आ रहा है, तो आप देखिए अब जिस पाथ के लिए चल रहे हो उसमें वाई की वैल्यू कितनी है वो पुट करी मैंने। यहाँ पर ये आ रहा था 4y dy, तो वाई जब हम इस पाथ पे चल रहे हैं, इस पाथ पे, तो उस पाथ पे y चेंज हो रहा है, तो y तो आप पुट नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन x कांस्टेंट था इस पूरे पाथ के लिए, x 2 के बराबर था, कांस्टेंट था, तो मैंने x को पुट कर दिया। y चेंज हो रहा है, y नहीं यहाँ पे आप पुट कर सकते, y तो यहाँ से यहाँ तक जब आप ऐसे ऊपर जाओगे y के अलॉन्ग तो y तो चेंज हो रहा है, तो y को ऐसे रहना देना, वेरिएबल है। फिर जब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करके सॉल्व करा तो आंसर 2 आया। इन दोनों को ऐड करके टोटल हमारे पास इंटीग्रेशन फ्रॉम पॉइंट A to B along blue path is 2। Now we will do for red path। सो रेड पाथ के लिए मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, फिर आप इकट्ठा लिख लेना इसको, बड़ा सिंपल सा है रेड पाथ वाला। तो पहले हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे रेड पाथ की। पहले आप समझिए कि रेड पाथ के लिए जो डी आर वेक्टर होता है वो डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप है, पहले ये समझ लीजिए। उसके बाद आप समझिए कि रेड पार्ट की हमें इक्वेशन चाहिए, तभी हम डी एक्स डी वाई ये सब चीज़ें लिख पाएंगे। सो रेड पार्ट की इक्वेशन क्या है, हम इसकी स्लोप, स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालनी है। वो क्या होती है, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, एम, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। चेंज इन वाई कितना हो रहा है 1, चेंज इन एक्स कितना हो रहा है 2। सिंपल है, वैसे भी आप tan थीटा करके निकाल लो स्लोप। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 2, सो परपेंडिकुलर बाय बेस 1/2। So y is equal to mx plus c, equation of straight line, c is 0 because equation line is passing through region, intercept is 0, so answer is y is equal to half x. So this is the equation, y is equal to half x. For this path y is equal to half x, so dy is equal to half dx, ये हमें अभी जरूरत पड़ेगी। अब हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट डेल फाई डॉट डी आर। सो ध्यान से देखो, डेल फाई डॉट डी आर, इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ तो वाई स्क्वायर डी एक्स आएगा, प्लस इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ तो आएगा 2xy dy। अब आपने इसको जब इंटीग्रेट करना है ना, तो आपने एलिमिनेट कर देना किसी एक वेरिएबल को। कौन सा वेरिएबल, कोई भी, जैसे y यहाँ पे x/2 है तो y की जगह आप x/2 पुट कर सकते हो, या आप x की जगह 2y पुट कर सकते हो, आपकी इच्छा है।
सो मैंने y की जगह x/2 पुट करना है अगर, तो यहाँ आएगा x² 4 dx, x 2x ऐसे लिख दिया मैंने 2x, और y की जगह पुट कर दिया हाफ x, और dy की जगह हमें हाफ dx पुट करना है। तो यहाँ पे एक 2 तो कैंसिल हो गया और बाकी बचा x²/2। सो ये सारा सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, आप लिख लो, इतना वीडियो पॉज करके लिख लो पहले, फिर मैं करता हूँ, स्पेस ख़त्म हो गई है। चलो आई होप आपने लिख लिया, लेकिन इसको कंप्लीट करने से पहले, सेकंड वाले पार्ट से पहले हम जो वेरीफाई करना चाहते थे वो तो भूल ही गए। तो हमारा ये आंसर 2 के बराबर आ चुका है। ये जो हमें चाहिए था टोटल, देखो ऐसे इंडिकेट करके हमने सॉल्व करा तब भी 2 आया, और 5e - 5 हम पहले ही बता चुके हैं वो 2 है, इसलिए हमारी थ्योरम जो है वो वेरीफाई हो चुकी है, हैंस प्रूव्ड। लेकिन अब हम सेकंड पाथ के अलॉन्ग ये कर रहे हैं, तो सेकंड पाथ के अलॉन्ग यहाँ तक आपने कर लिया। अब मैं रब कर रहा हूँ ऊपर से। तो अभी हमें क्या करना है, बहुत इजी है, देखिए आप, ये बन गया हमारे पास। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, del phi डॉट डी आर। तो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, del phi डॉट डी आर हमारा आ रहा है फॉर रेड पाथ, रेड वाला पाथ। ये क्या आ रहा था, ये आ रहा है x² 4 dx प्लस x²/2, तो ये बनेगा 3/4 x² dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें फॉर दिस पाथ, तो फ्रॉम 0 to 2। तो हम देखो ना, आप x में चल रहे हैं, तो x की लिमिट देखो 0 to 2 जा रही है, तो x है ना सिर्फ वेरिएबल, तो इसको हम 0 to यहाँ a to b लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 0 to 2, तो बना 3/4 x³ 3, 0 to 2, 3 से 3 कट गया, 1/4 आप बाहर रखो, यहाँ पे x³, 2 का क्यूब 8, 4 से 8 करा 2, तो हमारे पास सेम आंसर आ गया। तो जब हम इस पाथ के अलॉन्ग भी जा रहे हैं तब भी ग्रेडियंट का जो लाइन इंटीग्रल है वो 2 आया। जब हम ब्लू पाथ के अलॉन्ग कैलकुलेट कर रहे थे तब भी ग्रेडियंट का लाइन इंटीग्रल 2 आया। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज पाथ इंडिपेंडेंट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये हर किसी फील्ड के लिए नहीं होता, सिर्फ कंजर्वेटिव फील्ड के लिए होता है, क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा कंजर्वेटिव फील्ड का ही हम बना सकते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हो गया। अब हम ये बात एक करेंगे, एक एग्जांपल आपको करवाता हूँ जिसमें जो हमारे पास ये जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है किसी वेक्टर फील्ड का वो ज़ीरो नहीं आ रहा। कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होगी तो ज़ीरो नहीं आएगा, तो हमेशा नहीं होता। मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लाइन इंटीग्रल का टॉपिक शुरू करेंगे, मतलब है तो वही है जो अभी हमने करा, बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन इसकी एक और एग्जांपल करवाऊंगा। देखो, अगर आपके पास कोई वेक्टर फील्ड है ए वेक्टर, उसका आप लाइन इंटीग्रल करना चाहते हो तो आपको डीएल के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा और फिर इसको इंटीग्रेट करना है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो इसे बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अगर आपको क्लोज लाइन इंटीग्रल करना है, क्लोज लाइन इंटीग्रल में क्या होता है, पाथ हमारा क्लोज हो जाता है, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होते हैं। क्लोज लाइन, लाइन कहाँ गया, क्लोज लाइन इंटीग्रल, ठीक है, तो वो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, गोला लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए डॉट डी एल। तो ये ऐसा नहीं है कि इट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, दिस इज जीरो, दिस थिंग इज जीरो इफ ए वेक्टर इज कंजर्वेटिव फील्ड। अगर वो कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है फिर नहीं होगा। ए वेक्टर के अलग अलग मैथमेटिकल फंक्शंस हो सकते हैं और सारे फंक्शन थोड़ी कंजर्वेटिव फील्ड को ही रिप्रेजेंट करेंगे। सो दैट इज द थिंग, दैट इज द मेन पॉइंट, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल करेंगे जिसमें ये क्लोज लाइन इंटीग्रल नॉन जीरो आएगा। कैसे कैलकुलेट करना है वो भी आपको बताता हूँ, और फिर एक और इसका शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। IIT जैम में बहुत काम आती है चीज़ें। चलिए तो एक एग्जांपल करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, देखते हैं इसको। ये कोई वेक्टर फील्ड दे रखी है हमें, y² i कैप प्लस 2x ब्रैकेट y प्लस 1 j कैप। तो एक फंक्शन है आपके पास, डायरेक्शंस हैं साथ में, तो वेक्टर फील्ड है। हमें लाइन इंटीग्रल फाइंड करना है इस वेक्टर फील्ड का, एक पॉइंट 110 से लेके दूसरे पॉइंट 220 तक, और पाथ हमारे पास 1 और 2 शॉन है। तो मैं डायग्राम बना देता हूँ। तो प्लेन के अंदर, या फिर आप देख लीजिए z तो 0 है, तो मान लो यहाँ x के अलॉन्ग 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ये 1 है, ये 2 है। ऐसे ही y के अलॉन्ग यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। सो 110 पॉइंट कौन सा होगा, ऐसे डॉटेड लाइन लगा के, ये 110 पॉइंट है, और 220 ये है, ये। तो ये ऐसे भी जा सकते हैं, दिस इज पाथ 2 ब्लैक वाला,
और पाथ 1 बिल्कुल वैसे ही लास्ट एग्जांपल की तरह रेड वाला है ऐसे। सो ये पाथ 1 है रेड वाला। तो हमें इसको फाइंड करना है ए डॉट डी एल को दो डिफरेंट पाथ्स के अलोंग, और अभी हम देखेंगे क्या आंसर सेम आता है। तो इस केस में वैसे सेम नहीं आएगा, ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, देख के नहीं पता चलता, हमें इसकी कर्ल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर कर्ल 0 आ जाती है तो फिर कंजर्वेटिव फील्ड है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है। सो वो भी करके दिखाऊंगा आपको। तो पहले हमें क्या करना है, बड़ा आसान है, इस पाथ के अलोंग पहले हॉरिजॉन्टल जाएंगे। सो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आई होप आपको नज़र आ रहा है। सोल्यूशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। सबसे पहला काम क्या होता है, रिकॉल करो, डी आर वैक्टर लिखो। डी एल है यहाँ पे, डी एल कर लेते हैं इसको। तो हॉरिजॉन्टल के अलोंग डी एल होता है डी एक्स आई कैप। फिर आपको चाहिए ए डॉट डी एल, मतलब ए वेक्टर का डी एल के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो आई कैप वाला पार्ट बचेगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर डी एक्स। इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ जब आप करेंगे डी एक्स आई कैप के साथ, आई डॉट आई वन बचेगा, और दूसरा करने की ज़रूरत नहीं है, वाई स्क्वायर डी एक्स। अब इस पाथ के लिए हमारा y कितना है, लेट अस सी। ये हमारा पाथ है, इस पाथ के लिए y हमारा 1 है। यू कैन सी ना, देखो y की वैल्यू 1 है, और इस पूरे पाथ के लिए x तो चेंज हो रहा है। सो हम y को यहाँ 1 पुट कर देंगे, तो सिंपली बचेगा dx। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है dx को फॉर इस हॉरिजॉन्टल पाथ 1 to 2, 1 to 2। सो dx की इंटीग्रेशन x होती है, लिमिट्स पुट करेंगे 1 to 2, आंसर विल बी 2 - 1 विच इज़ 1। तो पहले हमारे पास आंसर 1 आ गया फॉर दिस हॉरिजॉन्टल पाथ, बड़ा इजी है। अब हम करेंगे वर्टिकल पाथ के लिए। सो फॉर वर्टिकल या लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन हमारे पास डी एल वैक्टर डी वाई जे कैप होता है। सो ए डॉट डी एल करना, फिर ए वेक्टर का डी एल के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो अभी इस कंपोनेंट का बचाव होगा और ये 0 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 होता है, तो आएगा 2x y प्लस 1 dy। अब इस पाथ के लिए हमारे पास x की वैल्यू फिक्स है जो 2 है। सो पुट x इज इक्वल टू 2 फॉर दिस पाथ, है ना, यहाँ ऊपर भी लिख देते हैं। वर्टिकल के लिए x हमारा 2 है। सो जब आप x को 2 पुट करेंगे, ये बनेगा 4y प्लस 1 dy। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है इसको ए डॉट डी एल फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो यहाँ y की वैल्यू 1 है, यहाँ y की वैल्यू 2 है, ये 2 2 0 पॉइंट है जैसे यहाँ गिवन था, ये रहा, ये 1 1 0 है। सो y की वैल्यू 2 है, यहाँ 1 है, सो 1 to 2। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 4y प्लस 4 dy फॉर 1 to 2। तो ये बन गया 4y स्क्वायर बाई 2 प्लस 4y। पॉइंट्स पुट करेंगे 1 to 2, ये कैंसिल हो गया 2। सो 2y स्क्वायर, y स्क्वायर 2 का स्क्वायर करना आपको, तो विच इज़ 4। फिर यहाँ पे पुट करना है प्लस, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा। फिर जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास 2 आएगा -2। फिर जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे -4 आएगा। ये बन गया 8 + 8 16, 16 - 6 विच इज़ 10। तो सेकंड पाथ के अलोंग हमारे पास 10 आया। टोटल हमें निकालना है, दोनों पाथ्स का ऐड कर देना है। तो आप ऐसे लिख सकते हो A to B फॉर पाथ 1, ऐसे लगाता हूँ, पाथ 1 A डॉट डी एल। हमारे पास आया 1 + 10, यहाँ 1 आ गई थी इंटीग्रेशन, यहाँ 10 आ गई है विच इज़ 11। सो इस पाथ के अलोंग वेक्टर फील्ड का लाइन इंटेग्रल 11 आया। अब जो दूसरा पाथ है उसके अलोंग ब्लू कलर में करेंगे, कैसे करना ध्यान से देखिए। अब इस पाथ की हमें इक्वेशन लिखनी है, तो इसकी इक्वेशन बहुत आसान है, आपको पता है ओरिजिन से पास हो रहा है, स्लोप इसकी 1 है, आप निकाल सकते हो। तो इसकी इक्वेशन सिंपली है y इज इक्वल टू x। नाउ फॉर पाथ 2, y इज इक्वल टू x इक्वेशन है हमारे पास, dy इज इक्वल टू dx हो जाएगा। इस पाथ के लिए dr वेक्टर है dx i कैप प्लस dy j कैप। जब ऐसे इंक्लाइंड पाथ होगा तो दोनों कंपोनेंट्स आपको लिखने हैं। a डॉट dl कर देते हैं, dr करी जा रहा हूँ, dl ऊपर dl था। सो a डॉट dl हमारे पास होगा डॉट प्रोडक्ट, तो y स्क्वायर
dx प्लस 2x y प्लस 1 dy। तो इस तरह से आपने a डॉट डी एल निकालना है। अब फिर से वही काम करना है, किसी एक को एलिमिनेट करना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ आप x पुट कर सकते हो। तो यहाँ बनेगा x स्क्वायर dx, क्योंकि ना y x के बराबर है इस पाथ के लिए। तो जहाँ जहाँ y है मैंने x पुट कर दिया। यहाँ पर भी 2x ऐसे ही रहेगा, यहाँ आएगा x प्लस 1 और यहाँ dy की जगह भी dx। यहाँ कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी स्पेस अभी मेरे पास, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। सो a डॉट डी एल हमारे पास आया x स्क्वायर dx प्लस 2x स्क्वायर dx, 2x स्क्वायर dx प्लस 2x dx, 3x स्क्वायर dx प्लस 2x, ऐसे करते 3x स्क्वायर प्लस 2x dx। चलो, तो सब कुछ x में आ गया, टेंशन खत्म हो गई। अब बस इसको इंटीग्रेट करना है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ a डॉट डी एल फॉर दिस पाथ, मतलब फॉर a टू b 1 to 2, 1 to 2, x की वैल्यू देख लो ना आप, क्योंकि हम x में हैं तो 1 to 2 इधर से चलेंगे। सो मैं 1 to 2 कर देता हूँ। इसकी इंटीग्रेशन मैं ना डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो बनेगी 3x क्यूब बाई 3 प्लस 2x स्क्वायर बाई 2 लिमिट्स 1 to 2। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया। जब आप 2 लिमिट पुट करोगे तो बनेगा 8 प्लस 4। जब आप 1 लिमिट पुट करोगे -1 माइनस 1, तो बन गया 12 माइनस 2 विच इज 10। इस पाथ के लिए लाइन इंटीग्रल 10 के बराबर आया और पुराने पाथ के लिए 11 के बराबर आया, है ना, डिफरेंट आया। मतलब अब यहाँ पर जो हमारा लाइन इंटीग्रल है, इट इज़ नॉट पाथ इंडिपेंडेंट। अगर आप इस फंक्शन के लिए, ये जो फंक्शन हमें गिवन था ये रहा, इस फंक्शन के लिए लाइन इंटीग्रल कर रहे हो इस पाथ के अलॉन्ग, तो आंसर 11 आ रहा है। और सेम फंक्शन के लिए अगर आप इस पाथ के अलॉन्ग कर रहे हो तो आंसर 10 आ रहा है। इट इज़ नॉट ए कंजर्वेटिव फील्ड। इसकी कर्ल नॉन जीरो होगी, अभी करके देखते हैं। आप लोग करके देखो, कर्ल तो कैलकुलेट करनी आती है ना, बताओ इसकी कर्ल कितनी है। नॉन जीरो आएगी, कमेंट सेक्शन में बताओ कितनी है। मैं नहीं बता रहा, मैं बताऊंगा वैसे, क्योंकि कुछ और भी बताना है। चलो, तो ये 10 आ गया, ये 11 आ गया। अब हमें अगर क्लोज लाइन इंटीग्रल निकालना है तो हमें डिफरेंस ले लेना होता है यहाँ पे। तो जब आप इसका क्लोज लाइन इंटीग्रल करोगे, 11 में से 10 को माइनस कर दो। देखो ना, ऐसे गए तो 11, ऐसे गए 10, पूरा घूमोगे तो जब आप ऐसे जाओगे, उल्टा जाओगे, हम ऐसे गए थे तो आंसर 10 आया। अगर मैं मान लो देखो उल्टा चलता, 2 से 1 करता इंटीग्रेट, मैं यहाँ 2 लिखता, यहाँ 1 लिखता, तो इसका आंसर क्या आता? -10। सीधी सी बात है ना, अगर मैं उल्टा चलता तो आंसर -10 आता। बस हमने क्लोज इंटीग्रल में वही काम करा है, माइनस कर दिया, तो आंसर इज 1। सो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग इज 1। ओके, तो इसको नोट करो पहले, वीडियो पॉज करके, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा इसके बाद एक। चलो अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट। कर्ल आपने पढ़ा है ना, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड। अरे मेरी फील्ड कहाँ गई? तो ये मेरा ए वेक्टर था, पहले मैं ए वेक्टर लिख लूँ अपना। तो ये मेरा ए वेक्टर था, वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2x वाई प्लस 1 जे कैप, है ना। तो कर्ल मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड क्या होती है? सर्कुलेशन, वही लाइन इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड पर यूनिट एरिया, यहाँ एस था, प्रोवाइड द एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल, वो ऐसे डेफिनेशन में बोलते हैं। तो अब ये चीज़ तो मैंने कैलकुलेट कर ली हुई है, ए डॉट डी एल क्लोज इंटीग्रल विच इज़ 1। एरिया कितना है इस ट्राइंगल का? इस ट्राइंगल का एरिया, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो हाफ बेस, बेस कितना 1, हाइट कितनी 1, हाफ बेस इंटू हाइट हाफ। सो एस की वैल्यू आई है हाफ। तो इसको मैं अगर हाफ से डिवाइड कर दूं तो आंसर आएगा 2। मतलब आप इससे लाइन इंटीग्रल निकालने के बाद डायरेक्टली कर्ल भी निकाल सकते हो। आंसर 2 आया। हम दूसरे तरीके से चेक करते हैं, हम डेल क्रॉस ए वैसे चेक करते हैं। कैसे करेंगे? आई कैप जे कैप के कैप पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जेड। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं ये फंक्शन। तो इसका एक्स कंपोनेंट है वाई स्क्वायर, ये है 2xy
प्लस 2x और ये 0 है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आई कैप रखा मैंने, ऐसे आई कैप बाहर रखा, इसको इससे करा 0, इसको इससे करा, z के वजह से डिफ्रेंशिएट करना है, इसको 0 है। चलो माइनस जे कैप, इसको इससे करा 0, इसको इससे करा 0, क्योंकि ये वाई स्क्वायर है, ये पार्शियल पार्शियल z है, यहाँ z है ही नहीं, आंसर 0। लास्ट में प्लस के कैप। सो के कैप अगर मैं करूँ तो वो कितना आएगा, ऐसे छोड़ दो, इसको इससे को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, देखो इसको अभी, तो जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे यहाँ आएगा 2y, और जब इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो यहाँ आएगा +2। माइनस ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, वाई स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट करना है, -2y, तो 2y से 2y कट गया, आंसर कितना आ गया 2k कैप। ये भी 2 था, ये भी 2 है, लेकिन यहाँ k कैप को नहीं लगा, डायरेक्शन नहीं लिखी मैंने, डायरेक्शन में लिख देता हूँ k कैप। कैसे निकालते थे डायरेक्शन, कर्ल वाला लेक्चर देखा है, राइट हैंड थंब रूल। अगर मैं इस तरह से मैंने कैलकुलेट करा ना, ये जब मैंने क्लोज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करा तो मैं ऐसे चला था, तो बाहर की तरफ मेरा थंब आ रहा है z एक्सिस की तरफ, इसलिए k कैप मैं राइट हैंड थंब रूल से लगा सकता हूँ। लेकिन जब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे अपने आप k कैप आएगा, डायरेक्शन आपको बताएगा। ये कर्ल को भी बता रहा है कि कर्ल जो हमने फिजिकली बताई थी ये होती है जी, उसको भी वेरीफाई कर रहा है। इसके बाद लास्ट में जाते जाते स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम भी यही होती है जो मैंने अभी आपको करके दिखाया, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये तो आपने लिख ही लिया। स्टोक्स थ्योरम भी यही होती है, हम इसको भी करेंगे, स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ करेंगे। बीएससी में पूछा जाता है, सीवी उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में स्टोक्स थ्योरम का प्रूफ, स्टोक्स लॉ भी बोल देते हैं। वो क्या है, वो बोलता है कि अगर हम डेल क्रॉस ए डॉट डी ए का सरफेस इंटीग्रल करें इस तरफ, इधर आ जाएगा क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ ए, ये है स्टोक्स थ्योरम, बिल्कुल वही चीज़ है। ये जो एस था ना नीचे, ये एरिया को इंटीग्रेट करके ही आया, तो एस को अगर हम उधर ले जाएं और इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिख लें, डॉट डी ए इंटीग्रेशन की फॉर्म में, ये सरफेस इंटीग्रल है, ये लाइन इंटीग्रल है, तो ये है स्टोक्स थ्योरम विच रिलेट्स सरफेस इंटीग्रल विद लाइन इंटीग्रल। तो स्टोक्स थ्योरम ये है कि कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल होता है वो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड के बराबर होता है। इसको करेंगे, इसकी स्टेटमेंट भी करेंगे, इसका प्रूफ भी करेंगे, जैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी हमने इसको वेरीफाई करा है, ये प्रूफ नहीं है, ये वेरिफिकेशन है फॉर ए वेक्टर फील्ड। ये था आज का हमारा लेक्चर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ग्रेडियंट से स्टार्ट करके कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फील्ड्स के बारे में हमने चर्चा करी, और क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 आता है कंजर्वेटिव फील्ड के केस में। अगर कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है तो क्लोज लाइन इंटीग्रल 0 नहीं आएगा, जैसे कि हमारी ये वाली एग्जांपल, इसमें हमारा क्लोज लाइन इंटीग्रल 1 आया था। क्लोज लाइन इंटीग्रल को मैंने यहाँ पे पुट करा, नीचे एरिया पुट करा, आंसर 2k कैप आ गया कर्ल का, वो डेफिनेशन से हमने देखा, और वैसे भी कर्ल कैलकुलेट करेंगे तो वो भी 2k कैप आएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अभी आने वाले दिनों में हम वेव्स वाइब्रेशन को कंटिन्यू करेंगे, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।